Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Parul Tyagi from IMT College of Law, and today my lecture topic name is 1857 Revolt. आधुनिक इतिहास में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो घटना मानी जाती है, महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, वो 1857 रिवॉल्ट है। इसका रीजन ये है कि इसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर भी कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि भले ही पूरे भारत ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत सारे कुल मिलाकर काफी सारी हमारी स्टेट इसमें इन्वॉल्व हुई है, इसलिए शायद ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी है। लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस है, कुछ जो इतिहासकार हैं, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये मिलिट्री रिवॉल्ट है, कोई कहते हैं पॉलिटिकल रिवॉल्ट, कुछ इसे सोशल रिवॉल्ट कहते हैं। बट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो यही है कि 1857 रिवोल्ट था, वो वास्तव में पहला स्वतंत्रता संग्राम था, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर। इस रिवॉल्ट के होने के रीजन क्या थे? ये जो रिवॉल्ट हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। था क्या क्या प्रोसेस था, क्यों ऐसा इंडियंस थे जो भारतीय थे वो क्यों मजबूर हुए ऐसा कुछ रिवॉल्ट करने के लिए? तो रीजन यही था कि 1757 में प्लासी के युद्ध में एक तरीके से जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को अपने अंडर ले लिया था, यानी बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। एंड 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट उनके पास आ गई थी। और इस तरह से 1757 से 1857 तक पूरे 100 साल तक उन्होंने भारत पर राज किया। उन्होंने हमारी हर चीज को इफेक्ट किया, हमारी पॉलिटिकल लाइफ को इफेक्ट किया, हमारी सोशल लाइफ को इफेक्ट किया, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को इफेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे वो इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इनसे, क्योंकि देखिए, काम अच्छा या बुरा इससे लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें उनका सम्मान ना दें, उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट ना करें, तो एक रेवोल्यूशन होता ही होता है। 100 साल तक जिन भारतीयों ने इस अत्याचार को सहा है, उनका जो एक गुस्सा था, एक जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो 1857 रिवोल्ट के रूप में बाहर निकली। तो बहुत सारे रीजन थे इन 100 साल में जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट हुआ। कौन कौन से रीजन थे? सबसे पहले आता है पॉलिटिकल रीजन। जी हाँ, पॉलिटिकल रीजन थे जिसमें सबसे ज्यादा वो लोग जो चाहते थे वो साम्राज्यवादी नीति थी उनकी, इम्पेरियलिस्टिक जो वो चाहते थे, वो पूरे साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे। कहते हैं ना, एक इंसान जब छोटी सी स्टेट को अपने अंडर कर लेता है तो उसकी आकांक्षा और बढ़ती है। ठीक उसी तरह से हो रहा था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बाद अब उन्होंने इलाहाबाद, अवध, ग्वालियर, झांसी सब पर अपना अधिकार करना चाहते थे। और किसी भी तरह से वो उसको अपने अंडर लेना चाहते थे। जहां वो डायरेक्ट अटैक कर सकते थे वहां उन्होंने किया, जहां वो नहीं कर सकते थे वहां कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे वो किसी ना किसी तरह उनके साम्राज्य में मिल जाए। तो उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उससे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, क्योंकि हर कोई अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ रहा था। उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी जो सबसे खराब थी। रीजन क्या था उसमें? लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के वायसराय बने और उन्होंने एक नीति निकाली। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस भी राज्य के संतान नहीं है और वो किसी गोद लिए हुए बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो ये अवैध है, गैर कानूनी है, और उनको ऐसा नहीं करना। इसलिए जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका राज्य है आफ्टर राजा डेथ, वो सारी की सारी कंपनी के साम्राज्य में मिल जाएगी। और इसका विरोध होना लाजमी था। सबसे पहले नाना साहेब ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वो नहीं चाहते थे, अडॉप्टेड सन होने की वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाए। वही रानी लक्ष्मीबाई का था। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे वो गंगाधर राव थे, और उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने आनंद राव को गोद लिया था। लेकिन जो गंगाधर राव थे, उनकी डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र आनंद राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, और लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो झांसी का विलय करना चाहते थे कंपनी में, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। इसी तरह सतारा और उदयपुर में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी थी कि ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य को हमसे हड़प रहे हैं। इसके अलावा अवध की घटना सबसे इंपॉर्टेंट है। अवध में जो राजा थे, अवध उस समय सबसे महत्वपूर्ण स्टेट मानी जाती थी और लखनऊ उसकी कैपिटल थी। उस समय अवध के जो सम्राट थे, जो राजा थे, वो थे वाजिद अली शाह। बताते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था और स्पेशली उनकी जनता उनसे बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि अवध बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और यूपी का, और वो चाहते थे कि वो किसी तरह से हमारी कंपनी में विलय हो जाए, उसका साम्राज्य में हमारी कंपनी में आ जाए, इसलिए उन्होंने ये बोलकर कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है और वो एक
स्टेट को अच्छे से नहीं चला पा रहे, वाजिद अली से सारी की सारी स्टेट वापस छीन ली, उनकी अवध पर कब्जा कर लिया। वहां के लोग, वहां के सैनिक, उनकी मिलिट्री बताते पूरी तरह से खिलाफ हो गई अंग्रेजों के, और उन्होंने अपने हिस्से का युद्ध लड़ा। तो कुल मिलाकर ये भी एक रीजन था। इसके अलावा भारत में उस समय बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल सम्राट यानी अंतिम मुगल सम्राट थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। अंग्रेज भी शायद ये बात जानते थे कि इंडियंस के मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, इसलिए वो जब भी उनके दरबार में जाते थे, यू ऑनर करके उनको पूरा वो वार्म वेलकम उनका करते थे बहादुर शाह, और वो भी पूरा सर झुकाकर उनका आदर करते थे, गिफ्ट्स लाते थे, और यहाँ तक कि जो कॉइन्स होते थे उनका नाम भी उसमें ऐड कराते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि शायद वो अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उन्हें इतनी महत्व दे या इतना महत्वपूर्ण उनका उनको इतना रिगार्ड दे, इसलिए उन्होंने उनका रिगार्ड करना बंद कर दिया, और यहाँ तक कि जो कॉइन्स थे उन पर भी उनका नाम हटवा दिया। इंडियंस को ये बात सही नहीं लगी, और शायद यही कारण था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग थे, जितना भी एरिया आता है दिल्ली में, एनसीआर का पूरा, आज के टाइम तो इसे एनसीआर के नाम से जानते हैं, बट जो एरिया था वो सब के सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसके अलावा इल ट्रीटमेंट नाना साहेब एंड झांसी की रानी रिस्पेक्टेड पर्सन थे, लेकिन इनके साथ जो उनका बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, स्पेशली इंडियंस के लिए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो एक रानी है जिसको वो इतने सम्मान से देखते हैं, उनके जो एक राजा है स्पेशली कानपुर के थे नाना साहेब, कि उनको पर इस तरह का कुछ भी व्यवहार किया जाए। इसके अलावा नाना साहेब से उनकी नाना साहेब कानपुर से थे, और नाना साहेब के पिता थे बाजीराव तृतीय पेशवा, वो पेशवा थे, और उनको पेंशन मिलती थी उनकी डेथ के बाद जो नाना साहेब को मिलती थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले वो पेंशन बंद करवा दी, और उसके बाद उनको कानपुर छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन नाना साहेब नहीं माने, और उन्होंने एक युद्ध का जो एक बिगुल था वो बजा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तात्या टोपे ने भी उनका सपोर्ट किया। कुल मिलाकर काफी सारे पॉलिटिकल रीजन थे, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको बताया, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से ये पॉलिसी बनाकर पूरे साम्राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश की। कुछ सोशल और रिलीजियस भी थे रीजंस। वो क्या थे? देखिए, भले ही अंग्रेजों ने भारत में रहकर हमारे समाज में जो उस समय प्रचलित बुराइयां थी उनका अंत कराया। सबसे ज्यादा तो स्पेशली आता है सती प्रथा सिस्टम। सती प्रथा सिस्टम में होता क्या था कि जब पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को जबरदस्ती उसकी चिता में बिठा दिया जाता था, जो कि सच में आज के टाइम में भी एक्सेप्टेबल, उस टाइम में तो आज के हम टाइम में हम सोचते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उस टाइम में भी नहीं था। राजा राम मोहन राय ने इसका खुलकर विरोध किया था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सपोर्ट से ही वो ये लॉ बना पाए थे कि सती सिस्टम खत्म हो। अब भले ही ये हमारे भारतीयों के लिए या हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जो इंडियंस थे, इंडियन सोसाइटी में वो ऐसा मानते थे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशन है, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक पूरा वर्ग ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। इसी तरह से चाइल्ड मैरिज था। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनके इन्वॉल्वमेंट से एक डेट डिसाइड हुई, एक एज डिसाइड हुई कि इस एज में गर्ल्स की शादी और इस एज में बॉयज की शादी होगी। ये भी कहीं ना कहीं उनको ठीक नहीं लगा। विडो रीमैरिज स्टार्ट करवाना ठीक नहीं लगा। भले ही वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि उनकी सोसाइटी में ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं, इंडियंस के अपने कल्चर है, अपने ट्रेडिशन है, उसको कोई टच ना करे। इन सबसे अलग हटकर एक और चीज सामने आई थी जिसने इस आग, कहते हैं घी में आग डालने का काम किया था। उस समय उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट बनाए थे, यानी कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत ही परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने इंडिया में ट्रैक बिछवाए। सबसे पहले मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी ट्रेन। लेकिन भले ही वो बाद में इंडियंस के लिए भी बेनिफिट, हमारे लिए आज भी उस चीज का बेनिफिट है कि उस समय इतने जल्दी हमारे यहाँ पर ट्रेन चलाई गई, पोस्टल चलाए गए, और कार्ड चलाए गए, जिससे आज के टाइम पे हम तो अब बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री तो बहुत पहले ही प्रोग्रेस कर चुकी थी। इंडियंस ने ये सब चीजें नहीं देखी थी, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारी लाइफ में बेवजह इंटरफेयर किया जा रहा है। जैसे रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, जमीनें जा रही हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और एक डर, क्योंकि ये चीजें हमने कभी देखी नहीं थी इंडियंस ने, तो एक डर, एक भय भी उन लोगों के मन में उत्पन्न हो गया कि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए इनसे। इतना ही नहीं, रिलीजियस भी कहीं ना कहीं कारण बना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो हिंदू और मुस्लिम की थी। ब्रिटिश ने लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए भी, अपना ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए भी बाध्य किया। उन्हें बहुत सारे ऑफर दिए और उन्हें पोस्ट दी, जिससे कहा जाता है एक बहुत बड़ा वर्ग जो मतलब
था शेड्यूल कास्ट उसमें भी और हाई लेवल में भी, जर्नल में भी, एक अच्छी जॉब लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा उस समय फैल गया था। तो लोगों ने उसे कैप्चर करने को, उस मौका को कैप्चर करने का मौका किया। बहुत सारी ईसाई मिशनरियां खोली गई, स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए। तो कहीं ना कहीं सबको ये लगा कि शायद अब पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम समाज आया, और अब कहीं ईसाई समाज हमारे भारत में डेवलप ना हो जाए। तो ये भी लोगों के मन में एक डर और भय था, जिससे 1857 रिवोल्ट का एक ये भी बहुत बड़ा रीजन बन के हमारे सामने आता है। इकोनॉमिकली तो अगर देखा जाए तो सीरियसली ये एक बहुत बड़ा इशू था 1857 का, क्योंकि जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्स वो लेते थे इंडियन से, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था। बिल्कुल भी आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी अकाल भी आती है, बाढ़ भी आती है। आप एक जैसा टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे ये रूल था, वो नहीं देखते थे सिचुएशन कैसी है, जो उन्होंने डिसाइडेड कर दिया वही लिया जाता था। इवन पहले हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर था, वो किसी भी तरह से ट्रेड या बिजनेस उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसका, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से उसको कन्वर्ट करके रख दिया। लोगों ने एक लार्ज नंबर पे अपने जो अपनी जो जमीनें थी उस पर प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर घुस गया था, या उनके अंदर घुसाया गया था, कि वो जो हमारे यहाँ पहले मेन खेती होती थी उसको छोड़कर वो जूट, मसाले, नील, कॉफी, चाय, इनकी कॉफी ज्यादा होने लगी, लेबर ज्यादा आने लगे, तो लोगों को जबरदस्ती उनको एज ए लेबर काम कराया जाने लगा, बंदी बना बनाकर। तो ये सारी चीजों से अलग हटकर जो सबसे ज्यादा लॉस हमें इकोनॉमिकली हुआ है, वो ये था कि हमारे यहाँ खादी का यूज होता था। और वो देखिए, कपड़ा, क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव था बनाने में, उसको हाथ का ही वो लोग यूज यूज करते थे, हाथ से सारा काम करते थे, मशीनरी वर्क नहीं था, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। बट यहाँ से रो मटेरियल यानी कॉटन ले जाकर ये वो भारत से लेके जाते थे इंग्लैंड, और वहां से मशीनरी का एक अच्छा कपड़ा बनाकर, सुंदर कपड़ा बनाकर भारत लेके आते थे। और जब कंपैरिजन किया जाता था तो खादी से बेटर लगता था उस समय, मशीनरी कपड़ा अट्रैक्टिव लगता था, रंगीन लगता था और सस्ता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो थे उनका जो झुकाव था वो यूरोपियन ट्रेड की तरफ चला गया, शॉप की तरफ चला गया, जो उनके कॉटेज थे उनकी तरफ चला गया। तो हमारे जो क्या कह सकते हो, स्मॉल कॉटेज जो बिजनेस थे, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, वो सब खत्म होने लगे। और इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ा, देखिए, एक तो एग्रीकल्चर में जो लोग फार्मर थे, जो किसी भी तरह से टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने खेती करना छोड़ा, वो लेबर हो गए। दूसरा, जिनकी छोटी छोटी कंपनीज थी, छोटे छोटे उन्होंने अपने उद्योग बनाए हुए थे, वो खत्म हो गए, वो लेबर क्लास में आ गए। और ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पर नहीं था काम, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस समय हुआ, लोग भूखे भी मरे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा हार्श हुआ है हमारे साथ में, बहुत ज्यादा। तो जो एक झुकाव था इतने बड़े वर्ग का, जो एक गुस्सा था, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो 1857 रिवोल्ट में आकर निकली है, और ये इसका सबसे बड़ा कारण बन के सामने आया। इसके अलावा एक मिलिट्री रीजंस भी आते हैं, कुछ मिलिट्री कॉज भी होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे कहा है कि सैनिक विद्रोह था, ये एक मिलिट्री रिवोल्ट था। उसका रीजन यही था कि बहुत सारे इंडियंस जो थे वो भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, लेकिन उनके साथ इक्वालिटी वाला बिहेवियर नहीं होता था, उनको कम देखा जाता था इंडियन से। अगर उनकी प्रमोशन की बात की जाए, उनकी सैलरी की बात की जाए, उनके साथ बिहेवियर जो था वो बहुत खराब था। हब्सी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इंडियंस आर्मी के लिए किया जाता था, जो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। इसके अलावा अगर रैंक की बात की जाए तो हमेशा अपर रैंक ब्रिटिश के होते थे, अगर उसके जितना कैपेबल भी होता था तो भी उन्हें नीचे रखा जाता था। एक ऐसा एक्ट भी लेकर आए ये, जिसके जरिए इन्होंने ये बोल दिया, सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि अगर वो ब्रिटिश सेना में शामिल है तो ब्रिटिश सेना उस इंडियन आर्मी को किसी भी युद्ध में डाल सकती है, सब कुछ कर सकती है, उसे कहीं भी ले जा सकती है। और हमारे यहाँ क्या था, जो मॉन्डर और इंडियंस थे उनके लिए समुद्र पार करना बहुत बड़ी बात थी, मतलब उनके धर्म के खिलाफ था। जब इन्होंने ये एग्रीमेंट लाए कि वो कहीं भी जाकर उनको युद्ध के लिए लेके लेके जा सकते हैं किसी भी यूरोपीय कंट्री में, तो उनके लिए विद्रोह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। वो लगा कि वो कभी भी समुद्र पार नहीं करेंगे किसी भी उसके लिए, क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है। उसके अलावा आता है लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग उस समय इन कंपनी की तरफ से
एक गवर्नर जनरल थे और एक पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पे। 1857 रिवोल्ट जब हुआ, 1857 रिवोल्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना और पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो लॉर्ड कनिंग को जाता है। उसने बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन संभाली थी। इतना ही नहीं, 1861 में जो उसने सबसे जिसकी वजह से, जो मेन रीजन था 1857 रिवोल्ट का, 1857 रिवोल्ट का मेन रीजन क्या था कि जो लैप्स पॉलिसी जो वो लेकर आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे, उसको खत्म कर दिया 1861 में। क्योंकि वो जानते थे अगर ये पॉलिसी आगे चलती रही तो अभी तो केवल कुछ राजा उनके खिलाफ हुए हैं, आगे चल के बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया। और शायद जब ये जो हम 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, इसके बाद जब ये कंपनी का शासन डायरेक्ट वहां एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला गया, विक्टोरिया को चला गया, महारानी विक्टोरिया को, तो उन्हें पहला भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया गया, लॉर्ड कनिंग को। अच्छा, ये विद्रोह के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इस रिवोल्ट को एकदम स्टार्ट होने में टाइम लगा होगा। यस, हुआ था। कारवेज होते हैं लाइक रिवॉल्वर, एनफील्ड रिवॉल्वर थे, जिसको चलाने के लिए उसे मुंह से काटना पड़ता था, दांत से काटना पड़ता था। और कुछ लोगों ने ये र्यूमर फैला दिया कि उस कारतूस में क्या है, उस कार्टेज में कुछ नहीं है, उसमें फैट है, काऊ का और पिग का। देखिए, मॉमडन में पिग फैट बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वो उसको टच भी करना पसंद नहीं करते, सेम हमारी तरह, क्योंकि हम गाय की पूजा करते हैं। कुछ लोग गाय की पूजा करते हैं जो इंडियंस होते हैं, तो वो भी फैट अपने मुंह में नहीं लेंगे। तो किसी ने रूमर फैला दिया कि इसमें जो ये कार्टेज है, जो इसमें एनफील्ड रिवॉल्वर है, उसमें जो कार्टेज यूज होता है, सॉरी, जो कारतूस यूज होता है, वो उसमें फैट है, पिग फैट है एंड काउ फैट है। जिसके डर की वजह से जितने भी हमारी इंडियन आर्मी थी, सबने रिवॉल्वर यूज करने से मना कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उसमें सबसे पहले विरोध करने वाले थे बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी जो थी वो बंगाल से थी, और बंगाल में बैरकपुर छावनी में ही वो रहते थे, 36 बटालियन में थे। मंगल पांडे, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज करने से इनकार कर दिया। ऐसे करने पर उन्हें गिरफ्तार के ऑर्डर दिए गए, लेकिन उन्हें रिवॉल्वर छींटकर दो सैनिकों को हैंड टू हैंड मार दिया। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और अप्रैल 57 में ही, 1857 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जैसे ही ये घटना पूरे देश में पहुंची, स्पेशली मेरठ में, मेरठ के लोगों ने भी हैंड टू हैंड इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मेरठ ने रिफ्यूज कर दिया। 85 सोल्जर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्वर को चलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फटाफट से उस छावनी में जितने भी सैनिक थे उनको सबको जेल में बंद कर कर वहां से निकल गए। और ओगरनाथ के मंदिर, मेरठ के पास ही उनके जो बटालियन, जो जहाँ पर उनका था, उनकी बटालियन थी, जहाँ कैंट एरिया था, वहीं से कुछ दूरी पर ओगरनाथ का मंदिर था। वहां से हर हर महादेव का नारा लेकर ये सारे के सारे सैनिक यमुना नदी पार कर कर दिल्ली पहुंच गए। इन सैनिकों के साथ बाकी और भी इंडियंस इनके साथ जुड़ते चले गए। इन्होंने दिल्ली में एंट्री की, और दिल्ली में एंट्री करने के बाद ये सारे के सारे धीरे धीरे पहुंच गए अ, लाल किले। लाल किले पहुंचकर वहां बहादुर शाह जफर द्वितीय को इन्होंने हिंदुस्तान, जो कहते हैं ना कि उन्हें हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान हिंदुस्तान घोषित करने के बाद जीनत बेगम ने उनको सपोर्ट किया। जीनत बेगम को सपोर्ट करने के पीछे रीजन ये था कि ब्रिटिश ने कह दिया था कि जब बहादुर शाह जफर द्वितीय की डेथ हो जाएगी तो उन्हें लाल किला खाली करना पड़ेगा और कुतुब मीनार में जो बने हुए, जो वहां पर बने हुए रूम्स है, वहां शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जीनत को ये सब अपमान लगा, बेगम जीनत को, और उसने जितने भी रेवोल्यूशन जो कर रहे थे, जितने भी सैनिक थे, उनका सपोर्ट किया। धीरे धीरे कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आया कि सभी सैनिकों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। जब ये न्यूज बाहर फैली तो इलाहाबाद, अवध, ग्वालियर, रोहतक, हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र, वहां सबके सब जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। लेकिन लॉर्ड कनिंग को ये अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसको लगा अगर दिल्ली हमारे साथ से चला गया तो शायद अब दोबारा हम यहाँ पर सत्ता अपनी स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने सबसे पहले दिल्ली में कंट्रोल किया। इसके अलावा, दिल्ली के अलावा ये रेवोल्यूशन और कहाँ कहाँ हुआ, क्योंकि दिल्ली में कंट्रोल हो गया, वहां पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया, उसके दोनों बेटों को गोली मार दी गई। तो कुल मिलाकर वहां से एक तरीके से मुगल साम्राज्य का अंत भी हो गया।
इसके अलावा और ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुआ, ये रिवोल्ट लखनऊ में हुआ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लखनऊ अवध की कैपिटल थी। वहां पर बेगम हजरत महल ने ये कमान संभाली और उन्होंने पूरी तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ ये लीड किया पूरा, और वहाँ रिवॉल्ट शुरू किया। कानपुर में नाना साहिब ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया, जो कि पेशवा बाजीराव तृतीय के दत्तक पुत्र थे, क्योंकि उनकी पेंशन खत्म कर दी गई और उनसे कानपुर खाली करने के लिए कहा गया। फर्स्ट हाफ जो स्टार्टिंग थी, तब तो नाना साहिब ने अंग्रेजों को हरा दिया और उस पे अपने आप को कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। तुरंत ही उन्हें मजबूर कर दिया गया, युद्ध में हरा दिया गया। वो वहां से भाग गए और उन्हें नेपाल में चले गए थे। इसके बाद जो उनके सेनापति थे तात्या टोपे, उन्होंने पूरी स्ट्रगल की, बाद में उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा झांसी में रिवॉल्ट हुआ। केवल 22 ईयर्स ओल्ड रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ उनके साथ लड़ाई की। वो ग्वालियर भी भाग गए, उसके बाद फिर से उन्होंने युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई और इतिहास में एक तरीके से वो अमर हो गई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जितनी वीर औरत शायद धरती पर कभी दोबारा हो। उन्होंने जिस तरीके से पूरा युद्ध किया, इसके अलावा ग्वालियर में भी और फिर बिहार, यहाँ पर भी ये पूरी तरीके से ये रेवोल्यूशन चलता रहा। रिजल्ट क्या निकले इस रेवोल्यूशन के, क्या क्या रहा, क्यों ये फेल हुआ, क्या कारण थे? देखिए, फेल होने के तो बहुत सारे रीजन थे। उस समय शायद हमारे आज के समय के जितने संचार साधन नहीं थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी सूचनाएं पहुंच सके, इसलिए ये रेवोल्यूशन गांव गांव नहीं पहुंचा, यानी कि कुछ शहरों तक ही सीमित रह गया। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, राजपुताना एरिया, ये सब एक ऐसी स्टेट थी जिन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ तक ये पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया, इवन गांव तक भी नहीं पहुंच पाया था ये। शायद समय से पहले शुरू होना भी इस रेवोल्यूशन का एक हार का, एक फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी जो इस पूरे इवेंट को, ऐसा नहीं था हमारे पास नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं हमारे सामने जो इसको संभाल सकते थे, बट यस बहुत ब्रेव भी थे। लेकिन जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी होती है, शायद वो नहीं थे। इन सबके अलावा भी हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे, क्योंकि जो इंग्लैंड से आए थे सैनिक, जो ब्रिटिश थे, उनके पास लेटेस्ट सब कुछ टेक्नोलॉजी थी, जबकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, आप देखिए, एक तलवार से लड़ रहा है और एक रिवॉल्वर से लड़ रहा है, डिफरेंसेस तो अपने आप ही पता चल रहे हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास की तरफ से इस इवेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया गया, यानी कि जो जमींदार थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन लोगों की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं था। कुछ लोगों का तो यही मानना था कि सब केवल अपने लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पूरा देश किसी के खिलाफ हो जाए तो वो एक तरह से राष्ट्रीयता ही है, नेशनलिज्म ही है। शायद यही कारण था कि 1857 के बाद जो रिजल्ट आया उसमें नेशनलिज्म सबसे ऊपर है, राष्ट्रीयवाद। पहले कोई भारत नहीं कहता था कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, पहले कहते थे हम झांसी के लिए लड़ रहे हैं, हम ग्वालियर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन 1857 रिवोल्ट का जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे सामने आता है वो है नेशनलिज्म। इसके अलावा इस रिवोल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रूल था इंडिया में, उसको खत्म कर दिया और सीधा का सीधा ये सारा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। लॉर्ड कनिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहा है, क्योंकि लॉर्ड कनिंग ने इस पूरे रिवोल्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। शायद उसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। महारानी विक्टोरिया ने पूरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया कि अब वो पूरा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है अपने हाथ में लेंगी, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही चलाएंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को खराब बताया गया। शायद ये ही रिवोल्ट का सबसे बड़ा रीजन सबके सामने आया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने इसी मुद्दे को लेकर अपनी पूरी लड़ाई लड़ी थी, तो सबसे पहले इसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिश होना, क्योंकि अब इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लगने लगा था कि अब हमें एक मीडिएटर की जरूरत है, ताकि इंडियंस के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, इसकी न्यूज हमें पहले से ही हो। इसलिए ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही ये स्टैब्लिश की गई।
बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो चेंजेस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, जो हमें देखने के लिए मिला है, वो यही है कि नेशनलिज्म जो है वो 1857 रिवोल्ट के बाद ही आया। लोगों में भारतीयता, भारत, मेरा भारत, हिंदुस्तान, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग बाद में हुआ है वो 1857 रिवोल्ट के बाद ही हुआ है। 1857 रिवोल्ट हर लहजे में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर। शायद इसी वॉर से हमने इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सब चीजें सीखी है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।